हेलो डियर स्टूडेंट, चलो इस GS किस PYQ सीरीज में आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा और इसमें बहुत सारी बातें आपको नहीं सीखने को मिल रहा होगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है ना, और किन बातों में विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी अन्य लोगों तक पहुँचेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ भाई, आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रयास आपके लिए किया जा रहा है। मंडी सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं और चाहते हैं कि क्या-क्या पढ़ना है, उनको समझ नहीं आ रहा कि जीएस में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, सबका पीवाईक्यू मैं लेके आ रहा हूँ। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किन-किन पोर्शन को आपको जो है अच्छे से कवर करना है। तो इतना तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और साथ ही हमारे चैनल पर बहुत सारे लोगों को लेकर आएँगे, ताकि हमारा चैनल भी थोड़ा-सा ग्रोथ करे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप सपोर्ट बना के रखे हुए हैं और आपकी वजह से हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? चलिए, अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो ई लाइब्रेरी में, है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 35 रुपीज़ फीस रखा गया है। फीस इसलिए रखा जाता है ताकि इसको हम जो है टेलीग्राम में नहीं डालते। टेलीग्राम में बस अपने-अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है? इसीलिए हम जो है, क्योंकि इसको बनाने में मेहनत लगता है, ठीक है? समय लगता है और मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है, जो वाक़ई में तैयारी करना चाहते हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुँचे और उनको इसका लाभ मिले। ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है, तो चुनाव प्रक्रिया के कितने दिनों के अंतराल में आयोजित की जाएगी? ठीक है? अगर कोई भी देखो पंचायत है, 5 साल के लिए चुना जाता है पंचायत में जो भी पदाधिकारी है। अब पंचायत पहले ही भंग कर दिया जाए 5 साल होने से पूर्ण, तब क्या होगा? तो जिस दिन विघटन होगा उसकी तारीख से 6 महीने के भीतर जो है चुनाव कराना जो है अनिवार्य है। 6 महीने के भीतर तो चुनाव कराना अनिवार्य होता है, लेकिन किस दिन से? तो विघटन की तारीख से, है ना? याद रखिएगा। अगर 6 महीने से कम की अवधि बचा हुआ है, तो चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। और जो नया पदाधिकारी चुनकर आएँगे, है ना, पंचायत में, उनका जो कार्यकाल होगा, जैसे मान लो 5 साल का कार्यकाल के लिए कोई चुना गया पदाधिकारी, अब पंचायत का विघटन हो गया, ठीक है? 2 साल बाद हो गया विघटन, 2 साल बाद विघटन हो गया, तो नया जो पदाधिकारी जो बनेंगे, वो शेष जो 3 साल है उसके लिए बनेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? फिर 5 साल बाद जो है चुनाव होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है 243 ई, हम जानते हैं ना, अनुच्छेद पढ़े हैं 243 से, ठीक है? 243 से 243 ओ तक का जो है हमको अनुच्छेद पढ़ना होता है इसमें। तो 243 ई जो है ये कहता है, ठीक है? ई किससे संबंधित है? ई, याद रखें, ई से होता है एंड। क्या बताया था मैं? एंड। याद रखने का तरीका बताता है एंड। एंड किसका होगा? तो कार्यकाल का। किसी भी पंचायत के जो पदाधिकारी है उसके कार्यकाल की बात की जाती है। तो पंचायत का पदाधिकारी का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल के लिए होगा। या पंचायत में जो भी सरपंच पंच चुन के आएंगे, कितने साल का चुन के आएंगे? 5 साल के लिए। 5 साल के बाद जो है उनका जो है कार्यकाल जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है? तो चलिए, तो 243 ई यह अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है। इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत अपनी बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक कार्य करेगी, मतलब प्रथम सम्मेलन की तारीख से। याद रखिए, कब से? जब प्रथम बैठक होगा, प्रथम सम्मेलन होगा, उस तारीख से लेकर 5 वर्ष तक। याद रखिएगा, शपथ वगैरह से नहीं, प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक जो है कार्यकाल करेगा। ठीक है, कार्य करेगा। समय पूर्व विघटन अगर हो जाता है तो शेष अवधि के लिए जो है चुना जाता है और 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले जो है चुनाव कराना अनिवार्य है। अगर 6 महीना से कम समय का बचा हुआ है तो चुनाव कराना अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है? तो जो नया पंचायत जो है होगा, बनेगा, गठन होगा, ठीक है? वो जो है 5 साल के लिए काम नहीं करता है, जो बचे हुए अवधि है उसके लिए कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ठीक है, पंचायत समिति का विकास अधिकारी को, उप सरपंच को, जिला परिषद का सीईओ को, प्रधान को, ठीक है। वैसे देखा जाए तो नियमानुसार ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज का क्वेश्चन नहीं है। ये अगर आप राजस्थान का, मध्य और जो है उत्तर प्रदेश वगैरह का पंचायती राज को देखेंगे ना, तो उसमें प्रधान वगैरह शब्द देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी सरपंच है या उप सरपंच है, वो अनुभागीय अधिकारी को जो है अपना त्याग पत्र देता है। किस, कौन कौन? जो सरपंच है और जो उप सरपंच है वो, है ना, उप सरपंच है वो, ठीक है, ये। और पंच जो है सरपंच को जो है अपना त्याग पत्र देता है, ठीक है। यहाँ, तो यहाँ अनुभागीय अधिकारी तो नहीं लिखा है, तो क्या होगा? पंचायत समिति का विकास अधिकारी, पंचायत समिति का विकास अधिकारी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायतों के पदाधिकारियों का त्याग पत्र का उल्लेख अधिनियम की धारा 37 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। धारा कौन सा? 37 में है।
पंच के लिए कोई भी पंच अपना लिखित त्याग पत्र सरपंच को संबोधित करते हुए देता है। सरपंच और उप सरपंच के लिए सरपंच और उप सरपंच अपना लिखित त्याग पत्र विहित प्राधिकारी को सौंपता है। अब विहित प्राधिकारी कौन होगा? एसडीएम, है ना, अनुभागीय अधिकारी, एसडीओ। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्व एसडीओ रेवेन्यू को जो है सौंपता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ अनुभागीय अधिकारी नहीं दिखा, तो यहाँ विकास अधिकारी लिखा हुआ है। ठीक है, प्रभावी होने की अवधि, तो त्याग पत्र की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति के बाद इस्तीफा प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, अगर त्याग पत्र दे दिया है और 15 दिन का उसके पास समय रहता है, अगर वो त्याग पत्र लेना चाहे तो ले सकता है। अगर नहीं लेना चाहे तो 15 दिन के बाद ये माना जाएगा कि हाँ, सरपंच जो है अपूर्ण रूप से अपना त्याग पत्र सौंप के चला गया है, अब पद जो है खाली कर दिया गया है। ठीक है, तो पंच जो है सरपंच को देता है। सरपंच या उप सरपंच जो है विहित प्राधिकारी एसडीओ को देता है। जनपद या सदस्य या उपाध्यक्ष जो है जनपद, देखो जनपद सदस्य जो है या उपाध्यक्ष जो है, देखो क्योंकि उपाध्यक्ष भी क्या होता है, आपका सदस्य ही होते हैं, सदस्य में से चुन के आते हैं, तो अध्यक्ष को देता है। ठीक है, और अध्यक्ष है जनपद पंचायत जो है विहित प्राधिकारी है ना, अतिरिक्त कलेक्टर या कलेक्टर को। जिला पंचायत जो है अध्यक्ष जिला पंचायत देखो सदस्य जो है अध्यक्ष को, और अध्यक्ष जो है विहित प्राधिकारी संभागीय आयुक्त को देता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, सबका एक साथ यहाँ मैं बता दिया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है? जिला पंचायत के सदस्य बिल्कुल सीधा चुनाव होता है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष नहीं होता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं होता है। सरपंच का सीधा चुनाव होता है। अब यहाँ देखो, अब दोनों ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें सीधा चुनाव होता है। जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव जो है जनता ही करती है, और सरपंच का चुनाव वहाँ की जनता ही करती है। अब डिपेंड करता है कि किस पर्पज से पूछा गया है। अगर प्रमुख की बात करें तो प्रमुख कौन होगा? सदस्य तो प्रमुख होगा नहीं, तो सरपंच। तो इसका निकटतम आंसर की बात करें तो सरपंच को लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रमुख होगा। ठीक है, चलिए। पंच, इसका चुनाव वार्ड के मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच का चुनाव जो है छत्तीसगढ़ में, सरपंच का चुनाव ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा सीधे मतदान से होता है। उप सरपंच का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, जनपद स्तर पर अगर बात करें तो सदस्य का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच के चुनाव का उल्लेख अधिनियम की धारा 13 में है, जबकि जनपद का धारा 22 में और जिला पंचायत की धारा 29 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतदान पद्धति की बात करें, सरपंच और पंचों का चुनाव अक्सर मत पत्र बैलेट पेपर से होता है, जबकि अन्य स्तरों पर ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है, बट नहीं किया जाता। किससे किया जाता है? बैलेट पेपर का ही प्रयोग करके हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है। सभी पदों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं को 50% के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब एसटी, एससी, ओबीसी को भी जो है आरक्षण मिलेगा, साथ ही महिलाओं को 50%। ठीक है, संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है कब से लागू किया गया? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विस्तृत विवरण हम देखते हैं। संवैधानिक दर्जा, यह संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है प्राप्त हुआ। हालांकि अधिनियम 1992 में पारित हुआ, लेकिन पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसलिए हर साल जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस संविधान संशोधन से क्या-क्या प्रभाव पड़ा? तो संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, साथ ही अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय का उल्लेख किया गया। ठीक है, कब पारित हुआ था? तो संसद द्वारा जो है दिसंबर 1992 में पारित हुआ था। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो 20 अप्रैल 1993 को। देश में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अधिनियम लागू हुआ तो 25 जनवरी 1994 को। तो इन बातों को भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए, अब थोड़ा बैंक से संबंधित कुछ बातें पढ़ते हैं। नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। ऑप्शन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत सरल सरल है। डायरेक्ट हम इस पे बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उसके बारे में। ठीक है, नाबार्ड की बात करें तो ये क्या करता है? वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, है ना, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य कार्य क्या है? यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं जैसे सहकारी बैंक, आरआरबीज को पुनर्वित्त रिफाइनेंस की सुविधा प्रदान करने वाली भारत की शीर्ष अपेक्स संस्था है। यह सीधे किसानों को ऋण नहीं देती, बल्कि बैंकों के माध्यम से सहायता पहुंचाती है। मतलब ये बैंकों को ऋण देती है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी जो है
कृषि विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, तो 2 अक्टूबर 1975 से इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। ये नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। मुख्य कार्य है क्या है इसका? तो मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, खेतीहर मजदूरों और कारीगर को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, ताकि कृषि विकास को गति मिल सके। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, ठीक है। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को साख उपलब्ध कराना। सहकारी बैंकिंग ढांचा त्रिस्तरीय होता है। जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में जो है कार्य करते हैं। ये बैंक ग्राम स्तर पर कार्यरत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को ऋण और वित्तीय संसाधन जो है उपलब्ध कराते हैं। यह राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक समितियों के बीच की कड़ी है। राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर संचालित एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। राज्य में सहकारी ऋण संरचना की सर्वोच्च संस्था है। मुख्य कार्य राज्य की सहकारी समिति, जिला बैंकों का नियमन, वित्त पोषण और सीधा संबंध नाबार्ड से होता है, ठीक है। सबसे पहले सबसे ऊपर में नाबार्ड, फिर राज्य सहकारी बैंक, फिर जिला, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। याद रखिए। उसके बाद आपका जो प्राथमिक कृषि है ये सब आ जाएगा। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में गठित उच्च समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, मंत्री, टी एसटी-एससी विकास छत्तीसगढ़, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, एसटी-एससी विकास विभाग छत्तीसगढ़। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का उद्देश्य विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों का समग्र विकास करना है। छत्तीसगढ़ में इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित समितियों की संरचना देखते हैं। राज्य स्तर पर समिति, राज्य स्तर पर जो है समिति की बात करें तो इसका अध्यक्ष होता है राज्य के मुख्य सचिव। याद रखिएगा, राज्य स्तर पर जो समिति गठित की जाती है उसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। कार्य जो है विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी आदि के बीच जो है समन्वय स्थापित करना और मिशन की प्रगति की निगरानी करना, ठीक है। जिला स्तर पर जो है याद रखिएगा, जिला स्तर पर जो समिति गठित की जाती है उसका अध्यक्ष जो है कलेक्टर को बनाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? पीवी टीजी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे पक्का घर, नल से जल, सड़क कनेक्टिविटी, बिजली और शिक्षा जो है सुनिश्चित करना। 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप इसमें है। इस अभियान के तहत 11 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें पक्का आवास, जल जीवन मिशन और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स प्रमुख है। छत्तीसगढ़ का स्थान, छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी की संख्या काफी अधिक है, इसलिए इसका क्रियान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में इसके लिए विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण की जो है बनाया गया है। आप जानते हैं आपको अलग अलग जिला में विकास अभिकरण देखने को मिलेगा। अध्यक्षता में भ्रम होता है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जो है चुनाव करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है देखो अभ्यर्थी हमेशा इसी में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, लेकिन इसका अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री नहीं होता, जबकि कौन होता है? मुख्य सचिव। देखो यहाँ भी अभी भी मुख्यमंत्री में टिक लगा हुआ, मतलब जिसने भी बनाया है वो मुख्यमंत्री को लगा के आया था, ठीक है। तो मुख्य सचिव होता है, भाई याद रखिएगा। यदि प्रश्न में राज्य स्तरीय अनुश्रवण या क्रियान्वयन समिति पूछा जाए तो उत्तर हमेशा जो है सचिव होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कब किया गया था? सितंबर 2013, फरवरी 2013, सितंबर 2014, फरवरी 2015। तो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई, सोशल ऑडिट यूनिट का विस्तृत विवरण देखते हैं। तो गठन या पंजीकरण, स्थापना जो है छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक स्वतंत्र इकाई का गठन जो है सितंबर 2013 में किया गया। पंजीकरण, इसे छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। मुख्यालय की बात करें तो रायपुर में। वैधानिक आधार की बात करते हैं तो मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 17 के तहत अनिवार्य है कि ग्राम सभा द्वारा सभी कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाए। निर्देश, तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश के अनुसार निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसे क्रियान्वयन एजेंसी पंचायत विभाग से स्वतंत्र रखा गया है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य जो है क्या-क्या है? तो पारदर्शिता और जवाबदेही, ग्राम सभा का सशक्तिकरण, जन भागीदारी, शिकायत निवारण, ये सब जो है इसके जो उद्देश्य और कार्य है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण के कैलेंडर, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में कम से कम 2 बार सामाजिक अंकेक्षण होना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत में वर्ष में कम से कम 2 बार, तो उसकी संख्या भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो जितनी भी योजना है सब इसी में आ जाएगा, तो योजना को याद रखिएगा। अब एग्जाम है मंडी सब इंस्पेक्टर का, तो योजना हो सकता है उससे पूछा जाए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से इसको प्रारंभ किया गया था। गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को, महिलाओं को
स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। छत्तीसगढ़ में इसके माध्यम से लाखों ग्रामीण परिवारों को धुएँ से मुक्ति मिली है। मतलब 1 मई 2016 याद रखिएगा एलपीजी। सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है? सौभाग्य योजना इसका फुल नाम ये है। लॉन्च की तिथि जो है 25 सितंबर 2017 ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है? देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इच्छुक घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अंतिम मील कनेक्टिविटी के माध्यम से हर घर तक बिजली पहुंचाना। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी की जयंती पर। उद्देश्य छत्तीसगढ़ सरकार की एक विशेष योजना है जिसमें केवल महिला कर्मचारी डॉक्टर नर्स होती हैं। लाभ क्या है? तो शहरी स्लम क्षेत्रों की महिलाओं और बालिकाओं को उनके घर के पास ही निःशुल्क इलाज प्रदान करना। श्री धनवंतरी जेनेरिक औषधि स्टोर योजना अक्टूबर 2021 से उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना। इन स्टोर्स पर ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 70% तक की भारी छूट दी जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, महतारी वंदन योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है छत्तीसगढ़ की, ठीक है? इसमें विवाहित महिलाओं को हर महीने जो 1000 रुपये अभी वर्तमान समय में दिया जाता है, ठीक है? 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा इसको शुरू किया गया था, मार्च 2024 में, ठीक है? छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता उनके खाते में दी जाती है, ठीक है? तो बाकी योजना जो भी है, सबको जो है डेट लिख दिया गया है और किसके द्वारा संचालित योजना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार राज्य सूचना आयोग जन सूचना अधिकारी पर विनिर्दिष्ट समय के लिए विदिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं देने की स्थिति में शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व उन्हें सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देगा, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अब देखते हैं कथन और कारण सही है कि नहीं, उसको जानते हैं। तो सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार यदि केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को लगता है कि जन सूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के आवेदन लेने या समय पर सूचना नहीं देता है, तो वह जुर्माना लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकता है। लेकिन प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन करते हुए जुर्माना लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को अपने बात रखने का युक्ति युक्त अवसर जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना जो है अनिवार्य है। मतलब कथन तो सही है। कारण को जानते हैं, सूचना आयोगों की कार्य प्रणाली अर्ध न्यायिक होती है, क्वासी जुडिशियल होती है। इसका मतलब है कि आयोग के पास समन जारी करने, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने और जुर्माना लगाने जैसी शक्तियां होती है, जो अदालतों के समान है। क्योंकि यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को दंडित करने से पहले उसे सुना जाए, ठीक है? तो कथन और कारण सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। याद रखिएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और इससे रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अधिनियम का लागू होना, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 15 जून 2005 को जो है पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को जो है पूरी तरह लागू हो गया। शास्ति या पेनल्टी का प्रावधान धारा 20 में है। आयोग दोषी अधिकारी पर 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है। जुर्माने की अधिकतम सीमा जो है 25,000 तय की गई है। आयोग अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। समय सीमा तो धारा 7 में दिया गया है। तो सामान्य परिस्थिति में 30 दिन, यदि सूचना व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी है तो 48 घंटे के भीतर जो है देना होता है। अपील की प्रक्रिया, तो प्रथम अपील धारा 19 के तहत सूचना न मिलने या गलत मिलने पर 30 दिनों के भीतर उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को। द्वितीय अपील जो है धारा 19 के 3 के तहत जो है प्रथम अपील के निर्णय से संतुष्ट न होने से 90 दिन के भीतर जो है राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग को। अर्धन्यायिक शक्ति कहने का मतलब है सूचना आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जन सूचना अधिकारी निम्न में से किसके द्वारा अभिहित किया जाता है, अभिहित किया जाता है या चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है, जो भी है, ठीक है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी अपने प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी जो है नियुक्त या अभिहित करेगा। नियुक्त को ही अभिहित बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अभिहित करेगा। लोक प्राधिकारी कौन है? तो धारा 2(h) कोई भी निकाय या संस्थान जो संविधान द्वारा
संसद या राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा या सरकार की अधिसूचना द्वारा स्थापित किया गया हो। इसमें सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन एनजीओज भी शामिल होते हैं। अधिकारियों की नियुक्ति धारा 5 में बताई गई है। अधिनियम लागू होने के 100 दिन के भीतर लोक प्राधिकारी को जन सूचना अधिकारियों को नामित करना अनिवार्य था। सहायक जन सूचना अधिकारी इन्हें भी लोक प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाता है ताकि वे आवेदन प्राप्त कर पीआईओ तक पहुंचा सके। सूचना प्राप्त करने की समय सीमा जो है 30 दिन, ठीक है, और जीवन और स्वतंत्रता से रिलेटेड हो तो 48 घंटे के भीतर। यदि आवेदन एपीआईओ के माध्यम से दिया गया है तो 5 दिन अतिरिक्त जुड़ सकते हैं, कुल 35 दिन। ध्यान रखिएगा। आवेदन शुल्क तो गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी के आवेदकों को कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लोक प्राधिकारी जो है जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति या अभिहित करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। सूचना देने की छूट है ऐसी सूचनाएं जिसमें भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, रणनीति हितों या विदेशी राज्यों के साथ संबंधों का प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उन्हें सूचना देने से मना किया जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से। दोषी को जुर्माना 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 का। अपील आप जानते हैं 30 दिन के भीतर, उसके बाद दूसरा अपील होता है। ठीक है, इसको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो पढ़े हैं अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल। नाबार्ड का कार्य क्या है? पुनर्वित्त करना, ये तो है भाई। ठीक है, विकास संबंधी है ना, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ए तो सही है, बी सही है। ठीक है, वित्त पोषण जहाँ लिखा है पुनर्वित्त करना है, ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, तो नाबार्ड एक इसका पूरा जानते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। बी शिवरामन सभी सिफारिश पर। कई बार पढ़ चुके हैं, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है याद रखिएगा मुंबई में है। ठीक, स्वामित्व भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। ठीक है, अब इसके कार्य जानते हैं। तो प्रत्यक्ष वित्त पोषण, डायरेक्ट फाइनेंसिंग करता है। यद्यपि नाबार्ड मुख्य रूप से पुनर्वित्त संस्थान है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष ऋण भी देता है। राज्य सरकारों को ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि आरआईडीएफ के तहत ऋण देना। ठीक है, खाद्य पार्कों, फूड पार्क्स और गोदामों के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से वित्त देना। सरकारी बैंकों और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दीर्घावधि ऋण देना। पुनर्वित्त, रीफाइनेंस, यह नाबार्ड का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सीधे किसानों को ऋण नहीं देता, बल्कि बैंकों को पैसों उपलब्ध कराता है जो किसानों को ऋण देते हैं। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कृषि, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के लिए जो है क्या देता है? ऋण देता है, पुनर्वित्त प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा विकास संबंधी कार्य है। ठीक है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूह है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से जोड़ना। ठीक है, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, वाटर शेड विकास और जनजाति विकास जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा देना। कृषि क्षेत्रों में नई तकनीक और नवाचार के लिए जो है सहायता प्रदान करना। उसके अलावा पर्यवेक्षी कार्य भी है। ठीक है, इसके अलावा पर्यवेक्षी कार्य भी है। ठीक है, तो नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता है। ठीक है, नाबार्ड किसका किसका? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी और सहकारी बैंकों का जो है निरीक्षण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक बैंकिंग नियमों और ग्रामीण विकास के लक्ष्यों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आरआईडीएफ क्या होता है? तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना 1995-96 में हुई थी, जिसका रख रखाव नाबार्ड करता है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998, याद रखिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तैयार करने में नाबार्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र, नाबार्ड यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि बैंकों का एक निश्चित हिस्सा कृषि और ग्रामीण विकास पर जोड़ जाए, है ना, ग्रामीण विकास की ओर जो है जाए। ठीक है, उसके बाद ई शक्ति की बात करते हैं। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड जो है महत्वपूर्ण परियोजना है। ई शक्ति परियोजना याद रखिएगा, किसके लिए? सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 26 सितंबर 1975 को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 26 सितंबर 1975 को। तो अध्यादेश जो है आरआरबी की स्थापना के लिए 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश जारी किया गया। यही कारण है कि 26 सितंबर को सही माना जाता है। वास्तविक स्थापना तो 2 अक्टूबर 1975 को पहले 5 ग्रामीण बैंक जो है स्थापित किए गए थे। ध्यान रखिएगा। आरआरबी अधिनियम बाद में संसद द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 जो है पारित किया गया। समिति की सिफारिश तो एम नरसिम्हन समिति 1975 की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई है।
पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश का पहला आरआरबी प्रथमा बैंक था, याद रखिए। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन है? प्रथमा बैंक है, जिसकी स्थापना मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसका प्रयोजक बैंक, स्पॉन्सर बैंक, सिंडिकेट बैंक था, याद रखिएगा, ठीक है। स्वामित्व की संरचना की बात करते हैं तो केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 15% और प्रयोजक बैंक का जो है 35% जो है इसमें हिस्सेदारी होती है। कार्य और नियमन की बात करते हैं तो नियमन जो है ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। पर्यवेक्षण जो है नाबार्ड करता है, ठीक है। प्राथमिकता प्राप्त ऋण, क्षेत्र ऋण, तो आरआरबी के लिए कुल ऋण का 75% हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, कृषि, उद्यम आदि को देना अनिवार्य है। वर्तमान में भारत के 2 राज्य गोवा और सिक्किम में कोई भी आरआरबी कार्यरत नहीं है, याद रखिएगा। गोवा और सिक्किम में कोई भी आरआरबी नहीं है। सरकार वर्तमान में इनका विलयन जो है कर रही है, इन्हें वित्तीय रूप से अधिक मजबूत बनाया जा सके। ध्यान रखिएगा 26 सितंबर 1975, और अगर पूर्ण रूप से बात करें तो 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा जल जीवन मिशन के जल जीवन मिशन ने किस माह व वर्ष में ग्रामीण वास नामक व्हाट्सएप ऐप शुरू किया? ग्रामीण वास व्हाट्सएप ऐप, तो ये जो है करेंट अफेयर से रिलेटेड भी है, ठीक है। और करेंट अफेयर आपको पढ़ना है तो याद रखिएगा। ग्रामीण वास व्हाट्सएप सेवा एक परिचय। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के तहत इस एआई संचालित, एआई पावर्ड व्हाट्सएप चैटबॉट को अप्रैल 2025 में लॉन्च किया। कब किया? अप्रैल 2025 में जो है लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और जल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं को त्वरित समाधान करना। इसका पहला मुख्य उद्देश्य है शिकायत निवारण। ग्रामीण नागरिक अपने क्षेत्र में खराब हैंडपंप, पाइपलाइन, रिसाव, शौचालय की स्थिति के बारे में सीधा व्हाट्सएप के जरिए जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। देख लीजिएगा, ठीक है, आप भी कर सकते हैं। पारदर्शिता, यह सेवा रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करता है, जिसके अधिकारियों को जवाबदेही जो है बढ़ती है। जल जीवन मिशन से संबंधित है तो घोषणा 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा। लक्ष्य क्या है? तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर घर जल के माध्यम से क्रियाशील घरेलू नल कलेक्शन प्रदान करना। मानक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। मंत्रालय, यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, तो स्वच्छ भारत मिशन याद रखिएगा 2020-21 से लेके 24-25 इसके आगे लक्ष्यों के साथ विस्तारित किया गया है। ओडीएफ प्लस, इसका इस चरण का मुख्य फोकस गांवों को ओडीएफ प्लस बनाना है, जिसमें ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। मॉडल गांव, ये गांव जो ओडीएफ होने के साथ साथ कचरा प्रबंधन में उत्कृष्ट है, उन्हें मॉडल गांव की श्रेणी में रखा जाता है। वास का अर्थ होता है, वास का पूरा फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जल स्वच्छता और स्वच्छ। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास और स्वास्थ्य का एक प्रमुख मानक है। डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, तो यह पहल डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को ग्रामीण भारत तक ले जाने का एक प्रयास है, ताकि तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच जो है आसान हो सके, ठीक है। चलिए आप योजना को जानते हैं, योजना से रिलेटेड प्रश्न तो आएगा, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से हमको जो है मिलाना है। पीएम उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, तो किससे किससे संबंधित है? आप तो ऐसे भी इसको देख के जान सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पीएम उज्ज्वला योजना योजना जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है। 1 मई 2016 को इसको लॉन्च किया गया है बलिया उत्तर प्रदेश से। इसमें बीपीएल परिवारों की महिलाओं को जो है खाना पकाने के लिए एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। इसका नारा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन है, ठीक है, याद रखिएगा नारा क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन है। अगस्त 2021 में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत महोबा उत्तर प्रदेश से की गई, जिसमें प्रवासियों के लिए बिना पते के प्रमाण पत्र के भी जो है नल कनेक्ट जो है एलपीजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई। आयुष्मान भारत है ना, पीएमजे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के द्वारा, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। लॉन्च की बात करें तो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से प्रति परिवार जो है 5 लाख रुपए तक का जो है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कैशलेस प्रदान करना है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है।
लॉन्च जो है जनवरी 2015 को, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत को प्रोत्साहित करना। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह खाता बालिका के 10 वर्ष की आयु होने से पहले खोला जा सकता है। इसमें निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत जो है छूट मिलती है। अटल पेंशन योजना की बात करें तो 9 मई 2015 को कोलकाता से इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को बुढ़ापे में पेंशन की सुरक्षा देना। इसमें 18 से 40 वर्ष तक की आयु के लोग शामिल हो सकते हैं। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अंशदान के आधार पर 1000 5000 तक की निश्चित मासिक पेंशन मिलती है। इसका नियमन पीएफआरडीए, है ना, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सभी योजनाएं इंपॉर्टेंट है, कम से कम डेट याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रम में जमाने को इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक। इसके अलावा देखो और एक योजना वाला है यहाँ, ठीक है, तो इसको भी साथ ही साथ देख लेते हैं। देखो तो इतना योजना पढ़े। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अभी जी राम जी वाला एक योजना है ना, नरेगा को बंद करके लाया गया है, उसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना। महात्मा गांधी तो मनरेगा वाला याद रखिएगा, 2 फरवरी 2006 से, ठीक है, इसके तहत जो है अब बदल दिया गया है, ध्यान रखिएगा उसको भी। 2 अक्टूबर 2019 2000 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 100 दिन के गारंटीकृत जो है रोजगार का अधिकार देता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, इसे जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में शुरू किया गया है। नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सितंबर, देखो 25 सितंबर 2014 को, डेट याद रखिएगा, 2000 को है ये, 2006 को, 2014 को, ये 2011 को, ठीक है। ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल को निखारना और उन्हें न्यूनतम मजदूरी वाले रोजगार जो है उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को, गैर कारपोरेट और गैर कृषि सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण जो है प्रदान करना। शिशु किशोर और तरुण श्रेणियों में जो है इसको बांटा गया है। तो योजना का नाम याद रखिएगा, वर्तमान समय में क्या बदलाव हुआ है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नाम बदल चुका है इसका मनरेगा का, अब उसकी जगह जी राम जी जो है लाया गया है, तो उसको भी आप बहुत अच्छे से देखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हो सकता है बनेगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ये प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज जो है ये तो आज का वीडियो रहा, फिर इसके बाद जो है मैं हिंदी का 10 एमसीक्यू लेके आऊँगा, उसके बाद फिर जीएस का, फिर हिंदी का, जीएस का, और हो सके तो जीएस और हिंदी को भी मैं अब एक साथ लेके चलूँगा, ताकि आपका हिंदी का तैयारी, जीएस का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत मत पड़े, ठीक है। आप गणित पर, रीज़निंग पर फ़ोकस करें, ठीक है, यही मैं चाहता हूँ, ताकि आप जो है, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको हमारे वीडियो का ज़रूर लाभ मिले, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं बोलूँगा, जो जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताता हूँ, इसके पीछे कारण यही है कि आप जो है एक प्रश्न के साथ-साथ उसके आगे-पीछे को भी पढ़ सकें, ठीक है? चलिए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।